रहा था और टीपीए में आपका बताया गया कि धारा 26 से भी क्वेश्चन बनता है। आपका पूर्ववर्ती शर्त होती है आपका, वह धारा ये 26 में है और उसका पालन सारतः करना है। और डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस, देखिए कैमरा इधर, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस का सिद्धांत आपका धारा 26 में है। यानी कि यथा साक्य सामीप्यता का सिद्धांत या नैतिकता का। यानी कि वो कल बताया भी गया था कि अगर किसी व्यक्ति पर कोई दायित्व है और वह उससे मिलता जुलता कार्य कर लेता है तो ये मान लिया जाएगा कि उसने अपने दायित्व की क्या कर दिया है, पूर्ति। और साम्य का यह सिद्धांत भी है कि साम्य आशय की दायित्व की पूर्ति अधिरोपित करता है। यानी कि आपका साम्य का भी ये सिद्धांत बताया भी गया था। धारा इसके बाद आपका 29 पढ़ना है मुख्य रूप से कि पश्चातवर्ती शर्त का पालन यथावत करना पड़ेगा। यथावत मतलब हूबहू, ज्यों का त्यों, यानी कि वर्ड बाय वर्ड या अक्षर से। पूर्ववर्ती शर्त के पालन होने पर हित मिलता है और पश्चातवर्ती शर्त में हित क्या होता है, विफल। तो कौन सी धारा हित निहित होने के सिद्धांत पर आधारित है, 26, और हित विफल होने के सिद्धांत पर 29। 27 में आपको त्वरण का सिद्धांत, शीघ्रता का सिद्धांत पढ़ना है। त्वरितता का सिद्धांत पिछली बार उत्तराखंड में पूछा भी गया है कि त्वरण या डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन किस धारा में दिया गया है टीपीए के, तो वह रटना है प्री के लिए। कौन सी धारा, 27। इसके बाद आगे बढ़ा जाए 29 के बाद आपका जो इधर की धाराएं हैं आपका कम चांस रहता है पूछने का, फिर भी आपका सतर्कता बरतते हुए आपका धारा 30 से लेकर और जो 34 तक धाराएं हैं इधर से क्वेश्चन कम बनते हैं। लेकिन सतर्कता बस बरतते हुए एक दो आपका धारा पढ़ाई जाए। एक धारा 30 पढ़ देख लीजिएगा, हल्का सा देखना है। पूर्विक व्ययन का परतर व्ययन की, परतर मतलब बाद में भाई, परतर ना आए तो पश्चातवर्ती, ना आए तो बैरक पर लिख लेना है। धारा 30 चल रही है। पूर्विक व्ययन का परतर व्ययन की अविधिमान्यता द्वारा प्रभावित न होना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले का अंतरण सही है और बाद वाला अंतरण गलत है तो बाद वाले अंतरण का प्रभाव पहले पर पड़ेगा कि नहीं, नहीं पड़ेगा। कौन सी धारा है आपका, 30। इसी प्रकार आपका एक और धारा मिली थी और वह आपका 16 निकाल लीजिए बैक होकर, आपका धारा 16 निकाल लीजिए। ऐसा ही सिद्धांत उसमें भी था आपका जो अजन्मा था कि अगर पश्चातवर्ती हित विफल हो जाता है तो क्या पूर्ववर्ती हित विफल होगा कि नहीं होगा, तो बताइए। तो अगर हाँ नहीं होगा, यानी कि आपका धारा 30 और धारा 16 में आपका एक ही सिद्धांत है। वह सिद्धांत ये है कि आपका दोनों में हल्का सा अंतर है। आपका धारा 16 कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को जीवन हित दिया गया और पूर्ण हित अजन्मे को दिया गया, अजन्मा कभी जन्म ही नहीं लिया, तो जो पूर्व हित है, प्रायर इंटरेस्ट है, वह वैध होगा। और अजन्मा चूंकि जन्म ही नहीं लिया तो उसका हित क्या होगा, शून्य, क्योंकि वह जन्म नहीं लिया। यानी कि पश्चातवर्ती हित का प्रभाव पूर्ववर्ती हित पर पड़ेगा कि नहीं, नहीं। इसी प्रकार आपका बाद के अंतरण भले ही अवैध हों लेकिन पहला अंतरण वैध है तो वह वैध रहेगा। ये सिद्धांत किस धारा में, 30 में। यानी कि जैसे कि उदाहरण माने कि आपका फिर एक बार याद रखिए, पूर्ववर्ती अंतरण वैध है और पश्चातवर्ती अवैध है, तो पूर्ववर्ती अवैध नहीं होगा, वो सही होगा।
और केवल कौन अवैध होगा? पश्चातवर्ती। इसके बाद आपका इधर जो आपका पढ़ना है 31 छोड़ दीजिएगा, फिर आपका धारा 32 भी छोड़ दीजिए। इसके बाद धारा 33 एक लाइन देखा जाता है, और धारा माने 33-34 भी कम ही पूछा जाता है, लेकिन आपका 34 पर एक लाइन बता दिया जाए। कार्य करने की शर्त पर आश्रित अंतरण जबकि समय भी निर्दिष्ट है, तो आपका इसी में आपका एक दो पॉइंट जानना है। यानी कि अगर ए ने शर्त लगाई है कि तुम्हें हित तभी मिलेगा जब तुम इस कार्य को करोगे, और कार्य करने का क्या लगा दिया है? समय। तो एक उदाहरण देखा जाए। अगर ए ने बी से कहा कि हे बी, अगर 10 मिनट में तुम 1 किलोमीटर दौड़ लोगे तो मैं तुम्हें आपका कह सकते हैं कि 5,000 रुपया इनाम दूंगा। तो इस उदाहरण में शर्त लगी है किसको करने की? कार्य। और कार्य करने में क्या लगा है? तो बताइए कितना समय हमने लगवाया? 10 मिनट। कार्य क्या करना है? 10 मिनट में कितना दौड़ जाना है? 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर दौड़ना संभव है कि नहीं? संभव है, क्योंकि विश्व रिकॉर्ड आपका 100 मीटर का आपका माने एक आपका 9, हाँ वही 9 के लगभग है, तो संभव है। तो धारा 25 के तहत ये शून्य भी नहीं होगा, क्योंकि ये कार्य क्या है? संभव। तो अब आप लोग बताइए, कब बी को हित मिलेगा, कब बी 5,000 रुपये का हकदार होगा? जब भी 10 मिनट में 1 किलोमीटर क्या हो? दौड़ जाए, तो उसे 5,000 मिलेगा, और 9 दौड़ पाए तो झुनझुना बजाए। यानी कि 5,000 का केवल क्या करे? ये समझ ले कि 5,000 मिल गया, लेकिन मिला, यानी कि दिमाग में रखे रहे। जैसे कि आजकल चुनाव में वादे हो रहे हैं, लैपटॉप देंगे, पेट्रोल देंगे, डीजल देंगे, चीनी देंगे, चावल देंगे। अभी बेरोजगारी भत्ता का उल्लेख नहीं किया गया, वो भी कोई उल्लेख कर दे कि हम बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। सब कुछ तो हो गया, ये कभी हुआ नहीं शायद। देखिए, थोड़ा बहुत समस्या के कारण आपका समाचार और सोशल मीडिया से आदमी दूर है, इसीलिए नए नए उदाहरण थोड़ा कम बनाए जा रहे हैं। लेकिन 2-4 दिन में स्थिति सही हो जाएगी, तो आपका समाचार इत्यादि जब आदमी देखता है, पढ़ता है, क्योंकि कई लोग मैसेज किए हैं भाई आपका, अभी भी व्हाट्सएप पर हजारों मैसेज पड़े हैं। आदमी थोड़ा व्यस्तता के कारण देख नहीं पा रहा है, ये समस्या है। उसमें पढ़ाना भी है, पढ़ना भी है, और भी काम है। ये थोड़ा बहुत समस्या है, तभी डिस्टर्बेंस चल रहा है। हिंदू भी नहीं शुरू हो पा रहा है, न पढ़ने के ही कारण। समय नहीं मिला, आदमी कुछ तैयार ही नहीं कर पाया, तो क्या पढ़ाएगा भाई? खाक पढ़ाएगा जब तैयार नहीं है तो। अब पूर्व ज्ञान के आधार पर पढ़ाना खतरनाक है, क्योंकि कुछ नई बातें तो बतानी पड़ेगी। अब आइए, आपका 34 हो गया। अब आइए 35 से आपका फिर क्वेश्चन बनता है। 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। अब इधर की जो धाराएं हैं, आपका 35 से लेकर और 53 तक सभी धाराओं को पढ़ना है, बीच में छोड़ना नहीं है। एक दो धारा भले छोड़ा जाएगा, लेकिन 35 से लेकर 53 तक अब सभी धाराओं को पढ़ना है। इसमें जो मेंस का क्वेश्चन बता दिया जाए, 35 से आता है हमेशा, 41 से आता है, 43 से आता है, 48 से टिप्पणी पूछा जाता है। फिर आपका उधर 52, 53 और 53 है। ये 6-7 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मेंस में बनता है। तो आइए देखा जाए, आपका धारा 35 देखा जाए, सेक्शन 35 की पहले भूमिका देखिए, और तब आपका इसमें थोड़ा समय लगेगा। मान के चलिए कि हो सकता है कि आज पूरा न हो, क्योंकि सबसे बड़ी धारा टीपीए की यही है। यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सबसे बड़ी धारा आपका यही धारा है। तो आइए देखा जाए, इसमें जो दिया गया है आपका
पहले क्वेश्चन का मॉडल कुछ निकाला जाए, तब भाई भूमिका, तब बैरक देखा जाए। जो आपका इसमें जो धारा 35 में दिया गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, यानी कि निर्वाचन का सिद्धांत या चुनाव का सिद्धांत या चयन का सिद्धांत। चयन भी आ जाए तो घबराना नहीं है, चुनाव भी आ जाए, निर्वाचन भी आ जाए तो घबराना नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ये जानना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन किस धारा में दिया गया है। तो आपका क्या जवाब रहेगा? पहला क्वेश्चन धारा 35। पहला क्वेश्चन निकाल लिया जाए। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि ये जो सिद्धांत है धारा 35 का, ये आपका किस केस में प्रतिपादित किया गया। केस का नाम याद रखना है, कूपर बनाम कूपर का वाद बहुत पूछा गया है। कूपर बनाम कूपर का वाद। जज का नाम भी पूछा जाता है हैथरवी, यानी कि कूपर बनाम कूपर के वाद में जस्टिस हैथरवी ने आपका चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब चयन क्या होता है बताया जाएगा अभी। जो बिहार इंटरव्यू में पूछा गया था, वह आपका वहाँ की लोकल भाषा में पूछा गया था कि मीठा मीठा हब हब और तीखा तीखा थू थू, ये सिद्धांत किस धारा में है। यानी कि मिठाई खाइए और मिर्चा थूक दीजिए, ये काम नहीं होगा। एक ही काम करिए, या तो मिर्चा खाइए या मिठाई खाइए, एक ही बार दोनों नहीं खाने दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति एक साथ ठंडा पेय और गर्म कॉफी नहीं पी सकता। या तो वह ठंडा पेय पिए या गर्म कॉफी पिए। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, माने लीगल भाषा में, कि कोई भी व्यक्ति किसी दस्तावेज को स्वीकार या इनकार एक साथ नहीं कर सकता। या तो वह स्वीकार करता है तो पूरा स्वीकार करे, और इनकार करता है तो क्या करे? पूरा। अब आइए, आपका जो यूपी जे में क्वेश्चन आया था कि धारा 35 लागू होती है आपका हिंदुओं पर, मुस्लिमों पर, बौद्धों पर, उपर्युक्त सभी। इस कंसेप्ट को बनाइए पहले। देखिए धारा 2 से भाई इसको कोरिलेट करेंगे आप। सेक्शन 2 ये कहता है कि अध्याय 2 की कोई बात मुस्लिम विधि पर प्रभाव नहीं डालेगी। इसका मतलब ये हुआ कि धारा 5 से लेकर 53A तक में जो प्रावधान दिए गए हैं, अगर इनमें से कोई प्रावधान मुस्लिम विधि के विरोध में है तो मुस्लिमों पर ये धाराएं अप्लाई नहीं करेंगी। तो क्या धारा 35 का नियम कुरान, सुन्ना, हदीस या इजमा, यानी कि मुस्लिम विधि के स्रोतों के विपरीत है कि नहीं? विपरीत नहीं है। अतः धारा 35 का नियम सब पर क्या होता है? लागू होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन आपका कहाँ बना था, तो यूपी जे में बना था कि धारा 35 का नियम किस पर लागू होता है, तो सब पर मार्क कराइएगा। इसके बाद आपका अगला देखा जाए। अगला जो आपका पूछा जाता है वो तो अंदर से पूछा जाता है, बेरेक्ट पढ़ाया जाएगा कह करके तब काम चलेगा। लेकिन आपका अगला, आपका पहले तो चयन, अब समझिए चयन क्या होता है, यानी कि चुनाव क्या होता है, निर्वाचन। तो सबसे अच्छा तरीका है, चुनाव यूपी में चल ही रहा है तो उसी चयन पर देखा जाए निर्वाचन। तो निर्वाचन में आप मतदाता हैं, मतदाता, वोटर। मतदाता का मतलब अपना जो मत है, मत मने विचार हो गया, हार्ट हो गया, उसको दाता मने देने वाला, यानी कि अपने मत का दान देने वाला। यानी कि मतदान करिए और एवज में नेताओं से कुछ आशा न रखिए कि नेताजी हमारे लिए ये करेंगे। मत मतलब विचार और दाता का मतलब देने वाला। तो आपका मतदान इसी को कहते हैं
तो आइए प्रत्याशी पहले खड़ा करा जाए। आपका प्रत्याशियों को खड़ा करा जाए पहले। मान लीजिए ए प्रत्याशी हैं, बी हैं और सी है। वैसे लड़ाई दो ही में है, या तो सपा जीतेगी या भाजपा। और ये मान के चलिए कांटे की टक्कर है। अगर भाजपा ये सोच रही होगी कि आसानी से हम जीत जाएंगे, तो आपका आसान चुनाव नहीं है। आपका फिर बता दिया जाए, कांटे की टक्कर है इस बार दोनों में। अब जो जीते 19-20 का आंकड़ा रहेगा, आपका 10-15 सीट इधर उधर, आपका जो जीते वो अलग बात है। तो दो ही प्रत्याशी बनाया जाए और सी को मतदाता बनाया जाए। सी को चुनना है, या तो ए को वोट दे या किसको, बी को। तो इसी को हम क्या कहते हैं, चुनाव का चुनाव। लेकिन आपका हमारे उच्चतम न्यायालय ने आपका एक और सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया, और वह ये किया कि अगर मतदाता को कोई प्रत्याशी आपका माने कोई प्रत्याशी पसंद न हो, तो मतदाता को अधिकार है अनुच्छेद 19(1)(a) में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कि वह इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। आपका नोटा नोटा कहा जाता है, नन ऑफ द एबव, यानी कि नोटा का बटन दबाए। नोटा मतलब कि इन प्रत्याशियों में से कोई हमें पसंद नहीं। अब नोटा जो गिरता है वह गिना जाता है, लेकिन किसी के पक्ष में काउंटिंग नहीं की जाती। और उसका प्रभाव केवल ये है कि कितने लोग ऐसे निकले जो किसी प्रत्याशी को पसंद नहीं करते थे, और उसका भारत में कोई प्रयोग नहीं है। तो कई लोग दिमाग लगाते हैं कि 50% से अधिक नोटा पड़ गया, चाहे 90% पड़ जाए, क्या मतलब, 10% जो पड़ा है पहली नोट, उसी में हार जीत क्या होगी, भारत में हो जाएगी। लेकिन कुछ देशों में है कि अगर नोटा का वोट 50% से अधिक पड़ता है तो फिर से मतदान होगा। लेकिन भारत में अभी ऐसा नहीं है। चाहे 90% नोटा पड़े, उसका असर चुनाव पर नहीं पड़ेगा। तो आइए चुनाव का सिद्धांत इसी प्रकार। अब जो चुनाव का सिद्धांत है, इसकी शुरुआत की जाए। जब भी निर्वाचन का सिद्धांत पढ़िएगा, सबसे पहले उठाइएगा धारा 7 टीपीए की, और फिर आपका 35, 41 और 43। पहले कंसेप्ट क्लियर करिए। पिछली बार आपका बिहार जे में ये क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था प्री में, और कई लोग बदमाशी करके आ गए। मैंने सर जो बताते हैं तो कुछ अपना भी दिमाग लगाना है कंपटीशन में, नहीं कि सर सब कुछ बता देंगे। अब देखिए कैसे दिमाग लगाए थे फिर एक बार। धारा 7 आपका प्री में भी पूछा गया था भाई, दो क्वेश्चन इससे मान के चलिए बिहार जे में बने थे जो अब बताया जा रहा है। पहला क्वेश्चन बना था कि अंतरण करने में सक्षम कौन होगा, ये किस सेक्शन में दिया गया है टीपीए के। तो टीपीए की धारा 7, ये भी बिहार ने बनाया था क्वेश्चन। यानी कि संपत्ति अंतरण करने में कौन व्यक्ति सक्षम है, यानी कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपनी संपत्ति को दान दे सकता है, बेच सकता है, पट्टा दे सकता है, विनिमय कर सकता है। इसका प्रावधान किस धारा में किया गया, 7। तो पहला ये बताता है कि जो संविदा करने में क्या हो, सक्षम हो। तो यानी कि सामान्यतः 18 वर्ष की आयु कर चुका हो, पूर्ण पागल न हो इत्यादि। दूसरा ये कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति ट्रांसफर करेगा जो उस संपत्ति का स्वामी हो। स्वामी हो मतलब हकदार हो, या स्वामी नहीं है तो स्वामी द्वारा क्या हो, प्राधिकृत हो, अथराइज हो। यानी कि स्वामी ने उसे अधिकार दिया हो कि तुम हमारी ओर से हमारी संपत्ति को बेच दो, दान दे दो। तो पहला नियम यहाँ यहीं से आपको उठाना है। धारा 7 में ये जो है, यानी कि इसका मतलब पहले आसान भाषा में समझिए, तब आपका मैक्सिम भी पूछा जाता है।
इसका मतलब ये हुआ कि संपत्ति का अंतरण वह व्यक्ति कर सकता है जो उस संपत्ति का हकदार हो, ओनर हो, स्वामी हो, या यदि वह स्वामी नहीं है तो उस संपत्ति के ट्रांसफर के लिए, अंतरण के लिए संपत्ति के स्वामी द्वारा अथराइज हो। अथराइज हो मतलब प्राधिकृत हो, प्राधिकृत हो मतलब नियुक्त किया गया हो। कानूनी भाषा में कहते हैं, मुख्तार कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को क्या नियुक्त किया गया हो, मुख्तार। यानी कि उदाहरण नए लोग समझे भाई, ये एक व्यक्ति है, इस मकान का स्वामी है, तो ये बेच दे किसी को। ये नहीं बेचना चाहता तो अपनी ओर से किसको नियुक्त कर दे, बी को। और किसको अधिकार ए ने दे दिया बेचने का, बी को। और बी जाकर संपत्ति क्या करे, बेच दे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उतना ही हक दे सकता है जितना वह व्यक्ति हक स्वयं रखता है। यानी कि ए अगर किसी को संपत्ति बेचना चाहता है तो ए उस संपत्ति का स्वामी हो तभी उस संपत्ति को किसी को बेच सकता है। अगर स्वामी नहीं है तो उसे बेचने का अधिकार नहीं। इसको लीगल भाषा में कहते हैं नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने से उत्तम हक का ट्रांसफर या अंतरण नहीं कर सकता। तो ये सिद्धांत की धारा में समाज आपका 7 में रट कर जाइएगा। लेकिन यह सिद्धांत विधि का पूर्ण नियम नहीं है, इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद है, यानी कि लेकिन लग गया, बट लग गया, परंतु लग गया। तो बिहार में यही क्वेश्चन बना था कि नेमो डेट कोड नॉन हैबिट का ये मैक्सिम का अपवाद कौन कौन सी धाराएं हैं। तो पहला आपका कितनी धाराएं लिखी गई हैं, 3। कौन कौन सी धाराएं लिखी गई हैं, 35, 41 और 43। अब देखिए मॉडल इस पर देखिए, उत्तराखंड भी एक क्वेश्चन इस पर बनाता है। तीनों पहले तो तीनों धाराओं का सिद्धांत याद रखें, किस धारा में क्या है, मेन ये है। उसके बाद अपवाद याद रखना है। उसके बाद 3-4 मॉडल हम बताएंगे, उत्तराखंड में क्या बना, यूपी में क्या बना और इस बार बिहार में क्या बना। हर एक मॉडल 4-5 हम बताएंगे अभी। पहला धारा 35 में डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन दिया गया। धारा 41 में पोस्टनेबल ओनर, दृश्यमान स्वामी, यानी कि दृश्यमान स्वामी को हम कहते हैं रंगा सियार, बताया जाएगा। रंगा सियार का उदाहरण बताया जाएगा। और 43 में है अपराधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण, या दूसरी भाषा में फीडिंग द ग्रांट बाय स्टापेल, कि विबंध द्वारा परिपोषण का सिद्धांत, फीडिंग द ग्रांट बाय स्टापेल, आगे बताया जाएगा डिटेल में। तीनों धाराएं रट कर जाइए। 35 में क्या दिया गया, निर्वाचन। 41 में कौन है, दृश्यमान स्वामी। और अपराधिकृत व्यक्ति द्वारा ट्रांसफर किस में है, 43। ये धाराएं किस धारा का अपवाद है, 7 का। इसका मतलब अपवाद का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति जो संपत्ति का ओनर नहीं है वह कुछ दशाओं में संपत्ति का ट्रांसफर कर सकता है। और वे कंडीशन 3 धाराओं में दी गई हैं, 35, 41 और 43। अब क्वेश्चन का मॉडल आ जाइए। आपका पहले तो उत्तराखंड का मॉडल देखा जाए तब बिहार का मॉडल ये बना था कि कोई भी व्यक्ति अपने से उत्तम स्वत्व का ट्रांसफर नहीं कर सकता। इस नियम का अपवाद कौन कौन सी धाराएं हैं, तो 35 आ जाए, 41 आ जाए, 43 आ जाए, उपर्युक्त सभी आ जाए। तो आप क्या मार्क कराएंगे, उपर्युक्त सभी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग कर ले जाएंगे। अब उत्तराखंड देखिए क्या बनाया है
41 है, आपका 43 है, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं, तब क्या मार कराएंगे? दोनों। यही बिहार में भी बनाया था। बिहार में ये बनाया कि नेमो डेट कोड नॉन हैबिट सिद्धांत का अपवाद कौन सी धाराएं टीपीए में है, तो दो धाराएं दिया था, 41 और 43, और एक धारा छोड़ा था 35। लेकिन अब यही दिमाग आपको थोड़ा अपना लगाना है। कुछ लोग आपका जो रट्टू तोता होते हैं वह ये समझते हैं कि सर तो 3 धाराएं पढ़ाए थे, 35 भी बताए थे, 41 भी, 43 भी, और इसमें तो केवल कितनी धाराएं हैं? 2 धाराएं, अतः इनमें से कोई नहीं मारा जाए। तो ये सब दिमाग न लगाइए। अगर 3 धाराएं अपवाद बताया जाए तो पहले तीनों देखिए, और तीनों ना मिले तो कितना देखिए? 2, और 2 ना मिले तो 1, और वो भी ना मिले कहीं, तब क्या मारेंगे? तो गलती ये न हो। अब देखिए उत्तराखंड कैसे भरमाया। नेमोडेट कोड नॉन हैबिट का अपवाद कौन है? अब देखिए कैसे कैसे ऑप्शन दिया। 40 41 दो धारा दिया, 41 42, फिर दिया 41 42 43, इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग बताइए, क्या किसी ऑप्शन में आपका धाराएं मिल रही हैं कि नहीं? तो पहले ऑप्शन में देखिए 40 तो नहीं है, लेकिन 41 है, तो ये भी गलत हो गया। दूसरे में आपका 41 है लेकिन 42 अपवाद नहीं है, ये भी गलत हो गया। तीसरे में 41 43 है लेकिन कौन अपवाद नहीं है, तो आप क्या मार कर आएंगे? इनमें से कोई नहीं। भाई आपका ये क्वेश्चन बना है, ये आपका उत्तराखंड में कि कौन अपवाद हैं, तो आपको 2-3 मॉडल बताया गया और किस मॉडल से क्वेश्चन बनता है। अब आइए डॉक्टर आप इलेक्शन शुरू किया जाए। आपका सेक्शन 7 लिखिएगा और तब धारा 35 शुरू करिएगा। आइए पहले एक उदाहरण देखा जाए भाई, तब आपका पहले उदाहरण से प्रयास करिए, तब हम बेरे के एक एक शब्द समझाएंगे। मान लीजिए ये मकान है, मकान ही बनाया जाए। ए इसका मालिक है और बी बना लिया जाए और एक सी बना लिया जाए। ध्यान से देखिए, इस मकान का जो ओनर है, मालिक है, वह कौन है? ए। तो धारा 7 अब समझिए। धारा 7 तक के तहत हमने बताया कि जो व्यक्ति किसी संपत्ति का स्वामी होता है वह व्यक्ति ही उस संपत्ति को बेच सकता है, दान दे सकता है इत्यादि, माने अंतरण कर सकता है। लेकिन 3 धाराएं अपवाद हैं, और पहली धारा हम कौन उठा रहे हैं? 35। यानी कि धारा 35 में आपको ये मिलेगा कि कोई व्यक्ति उस संपत्ति का स्वामी नहीं है लेकिन कुछ दशाओं में उसको अंतरित करने का क्या करता है? प्रबंजना। इसीलिए शब्द प्रव्यंजना लिखी गई है। प्रबंजना मतलब कल्पना करता है। कल्पना वास्तविकता में हो ही नहीं सकता, तो बेरेक्ट अभी तोड़ा जाएगा, बेरेक्ट शब्द बताया जाएगा। प्रव्यंजना लिखता है। तो पहले तो उदाहरण देख लिया जाए। ए स्वामी है, तो ए को हक है कि इस मकान का क्या करे? बिक्रे। लेकिन एक आ गया बी। बी ने क्या काम किया कि ए का जो मकान था इसे ट्रांसफर कर दिया, अंतरित कर दिया सी को। तो आप ये कहेंगे कि भाई बी को तो हक ही नहीं है, तो ये कैसे अंतरित कर सकता है? अतः अंतरित करने की कल्पना किया है, क्योंकि अंतरित कर ही नहीं सकता, स्वामी कौन था? ए। तो बी कल्पना किया है, लेकिन कानून ये कहता है कि बी की कल्पना साकार हो सकती है। अब कैसे होगी? तो जिस दस्तावेज से बी ने इस मकान को किसको अंतरित किया है? सी को। वह दस्तावेज ले जाए और कुछ पैसा ले जाए, फायदा ले जाए। किसके पास ले जाए?
ए के पास। भाई किसके पास ले जाए? यानी कि जो व्यक्ति अंतरण करने की परिकल्पना किया है, अर्थात इस उदाहरण में अंतरक कौन कहलाएगा? बी। और अंतरिति कौन कहलाएगा? सी। स्वामी न कह दीजिएगा। कौन ट्रांसफर किया है संपत्ति का? कौन बेचा है या दान दिया है? बी। और कौन खरीदा है या दान लिया है? सी। अंतरक कौन हो गया? बी। अंतरिति कौन हुआ? सी। असली मालिक है। तो वह विलेख ले जाए, दस्तावेज ले जाए और उसी दस्तावेज के साथ आपका कुछ धन ले जाए। तो कौन लेकर धन लेकर जा रहा है? बी। और ए से कह रहा है कि हमने आपके मकान को अंतरित करने की कल्पना की है, ये दस्तावेज पर साइन कर दीजिए और ये मैं आपको फायदा पहुंचा रहा हूं, धन रख लीजिए। तो बताइए अब किसको चुनाव करना है, हाँ या ना में? एक ही तो करना पड़ेगा। तो किसको चुनाव करना पड़ेगा? ए को। अब ए को ए क्या करे भाई? देखिए अब ए बाध्य नहीं है कि बी के विलेख पर साइन करे और पैसा रखे। तो दो इसमें आपका दो तीन व्यू निकालिए। पहला व्यू क्या हो सकता है कि ए पैसा ले ले बी से और जो दस्तावेज था उसको निष्पादित कर दे, यानी कि साइन कर दे। इसका मतलब कि बी ने जो कल्पना की थी वह कल्पना साकार हो जाएगी और किसको संपत्ति मिल जाएगी? सी को। लेकिन ये कब? जब ए क्या कर दे उस पर साइन और पैसा क्या करे? वो बी द्वारा दिया गया रख। दूसरा विकल्प ए के पास है कि ए क्या कर दे? इनकार कर दे, डांट फटकार के भगा सकता है कि हमारा मकान था, तुम कौन होते हो बेचने की कल्पना करने वाले? मैं स्वामी हूँ। तो भगा दे। और भगा दे तो क्या करना पड़ेगा? तो जब ए विसम्मत निर्णय देता है, विसम्मत मत प्रकट करता है, अर्थात बेचने माने साइन करने से क्या करता है? दस्तावेज पर इनकार। तो जब इनकार करता है तो ए का कर्तव्य है कि बी ने जो फायदा पहुंचाया था, जो ए को धन दिया था, उसे लौटा दे कि रखे रहे? बताइए भाई। साम्य क्या कहता है? इसका मतलब ये हुआ कि मीठा मीठा हब हब और तीखा तीखा थू थू ये नहीं चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए या तो पैसा लिया है तो साइन करे और साइन नहीं करता तो पैसा क्या करे? लौटा दे। हाँ, ब्रोकर भी आ सकते हैं, सभी लोग आ सकते हैं भाई, सबके लिए नियम बताया जा रहा है। चाहे विश्वास करता हो उससे मतलब नहीं, आगे बताया जाएगा। ब्रोकर भी कर सकते हैं। दलाल ने बेचने की कल्पना की दस्तावेज तैयार कर लिया और जाकर कुछ फायदा पहुंचाया, तो आपका ये भी ब्रोकर ही ज्यादातर करते हैं ये सब काम। आगे देखिए, नियम को आगे बढ़ाया जाए। अब मीठा मीठा हब हब और तीखा तीखा थू थू समझिए। यानी कि ए ने पैसा ले लिया, ये मीठा मीठा मैंने खाने में अच्छा लगा, और जो साइन करना था दस्तावेज पर, उस साइन से क्या कर दिया? इनकार। तो ये नहीं हो सकता। या तो आप पैसा लिए हैं तो साइन करिए और साइन नहीं करते दस्तावेज पर तो पैसा क्या करिए? वापस दीजिए। यानी कि अब ये नहीं हो सकता। एक साथ आप गर्म काफी और ठंडा नहीं पी सकते। यानी कि एक ही दस्तावेज को स्वीकार और इनकार नहीं कर सकते। या तो स्वीकार करिए तो पूरा, यानी कि पैसा लीजिए साइन करिए, इनकार करिए तो पूरा, यानी कि इनकार साइन नहीं करते तो पैसा क्या करिए? तो बताइए किसको चुनाव करना है कि वह साइन करके पैसा ले ले कि साइन न करके पैसा लौटा दे? एक को। तो आपका निर्वाचन किसको करना है? एक को। या तो स्वीकार करे या क्या करे? इनकार। अब यह है कि स्वीकार करता है तो क्या होगा, इनकार करता है तो क्या होगा, आगे क्या होगा? तो सबसे अच्छा तरीका है कि अब डायरेक्ट से शुरू किया जाए, क्योंकि उदाहरण काफी लंबा चलेगा। ये एक उदाहरण बना लिया जाए और तब आपका
बेयर एक्ट को तोड़ा जाए। देखिए एक नया उदाहरण इसी पर चलाया जाए, पैसा वैसा भी रख लिया जाए भाई, कुछ पैसा भी तो रखा जाए। आपका सी को ट्रांसफर किया तो सी, देखिए मान लीजिए कि आपका सी को 800 में बेचा है, ये बी कितना में बेचा है 800, और 1000 रुपया किसको ले जाकर दे रहा है, ए को। अब फ्री में भी हो सकता है सी को क्या दे दिया हो, दान दे दिया हो, या ये हो सकता है किसी से क्या लिया हो, प्रतिफल। यानी किसी से हम, दोनों हो सकता है, यानी कि दान में भी लागू होगा और किसमें आपका मने प्रतिफल लेकर ट्रांसफर करने की कल्पना किया गया तब भी। तो बेयर एक्ट निकालिए भाई, बहुत लंबा है, सबसे लंबा बेयर एक्ट है और पढ़ाने में समय लगता है। वैसे मेंस में बेयर एक्ट लिखते लिखते ही लोग थक जाते हैं, यानी कि इसमें व्याख्या ज़्यादा नहीं करनी है, बेयर एक्ट की भाषा अपने मने भाषा में बना कर लिखिए। देखिए आपका धारा 35, निर्वाचन कब आवश्यक है, ये हेडिंग दी गई है। जहां की कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति अंतरित करने की प्रवंजना करता है, यानी कि प्रवंजना करता है का मतलब हमने क्या बताया, तो वास्तव कल्पना करता है। तो आपका कौन सा व्यक्ति इस उदाहरण में कल्पना किया है, बी। फिर एक बार समझते रहिए, यानी कि जहाँ की कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति अंतरित करने की प्रवंजना करता है जिसे अंतरित करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बी एक व्यक्ति है जिसे वह मकान ट्रांसफर करने मतलब कि दान देने, विक्रय करने, पट्टा देने, विनिमय करने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी उस संपत्ति को अंतरित करता है। तो अंतरित करता है नहीं लिखा है, अंतरित करने की क्या करता है, प्रवंजना। क्यों ये प्रवंजना शब्द लिखा गया, क्योंकि वास्तव में उसे अंतरित करने का हक ही नहीं है, तो इसीलिए क्या लिखा गया, कल्पना करता है। अगला शब्द, और उसी संव्यवहार के भाग रूप कोई फायदा उस संपत्ति के स्वामी को प्रदत्त करता है। अब उसी संव्यवहार के भाग रूप, यानी कि बी जिस विलेख से वह मकान सी को अंतरित करने की कल्पना किया है, उसी संव्यवहार के भाग रूप, यानी कि सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट स्वरूप। इसका मतलब ये हुआ कि उसी संव्यवहार के भाग मतलब एक ही संव्यवहार का भाग, अलग अलग नहीं। इसका मतलब ये हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है ये, उसी पहले संव्यवहार समझिए भाई आपका, तब तो आगे बताया जाए। क्योंकि उसी संव्यवहार के भाग आ गया तो पहले ट्रांजैक्शन जानना है, संव्यवहार जानना है, और तब आपको अगला शब्द से परिचित होना है। जहाँ तक ट्रांजैक्शन या संव्यवहार या व्यवहार की बात है, व्यवहार शब्द को, ट्रांजैक्शन शब्द को आपका न तो एविडेंस में परिभाषित किया गया है न ही टीपीए में, कहीं परिभाषित नहीं है। संव्यवहार होता क्या है, तो आपका इंटरव्यू में भी पूछा गया था एविडेंस में, आपका बंडल ऑफ फैक्ट्स बताइएगा। संव्यवहार का मतलब हुआ बंडल ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का समूह, घटनाओं का समूह, यानी कि घटनाओं का ऐसा समूह जो एक दूसरे से जुड़े हुए हों और जुड़कर एक ही संव्यवहार का क्या बनाते हैं, भाग। यानी कि आपका इसी को कहते हैं हम लीगल भाषा में आपका रेस जेस्टे। रेस जेस्टे मतलब एक ही संव्यवहार का भाग, एक ही घटना का भाग। और ये पूछा भी गया था पिछली बार एपीओ में, रेस जेस्टे का सिद्धांत किस धारा में है, एविडेंस के 6 में। इसी को हम तथ्य एवं कार्य का सिद्धांत कहते हैं।
तो यूपी एपीओ रजिस्टर नहीं दिया, वो तो कोष्ट में लिख दिया तो लोग पकड़ लिए। नहीं तो तथ्य और कार्य का सिद्धांत किस धारा में है? एविडेंस की कौन सी धारा में? 6। रजिस्ट्री का मतलब कि उसी संव्यवहार का भाग, यानी कि भानुमति का पिटारा। भानुमति का पिटारा मतलब ये हुआ चयन का सिद्धांत, गुरिया का सिद्धांत। एक उदाहरण फिर देखिए, तब संव्यवहार पर आ जा भाई। नए लोगों के लिए भाई महत्वपूर्ण है, पुराने लोग तो थोड़ा जानते भी होंगे, नए लोग तो कुछ नहीं जानते हैं, मैंने इस मामले में ज्यादा। तो आपका जैसे कि एक माला तैयार करना है, चैन तैयार करना है, तो आपका होता क्या है कि एक धागा लिया जाता है और धागे में एक एक जो गुड़िया होती है उसको पिरोया जाता है, और जब गुड़िये का क्रम पूरा हो जाता है तो वह माला क्या हो जाती है? तैयार। तो गुड़िया का मतलब हुआ एकाएक बिखरी हुई बातें, और सभी बातों को आप कहाँ कर दिए? एक जगह, जो एक दूसरे से बातें जुड़ी हों, तो उसी को हम लीगल भाषा में क्या कहते हैं? रेस जेस्ट। फिर अब आइए, उसी संव्यवहार के भाग रूप का मतलब इस उदाहरण से भी पकड़ना है। इसका मतलब कि बी ने जिस संव्यवहार के तहत सी को यह मकान अंतरित किया था, उसी संव्यवहार के पाठ स्वरूप, अलग से नहीं, इसी संव्यवहार के लिए, मैंने भाग स्वरूप मैंने क्या? इसी के लिए। अब क्या करता है आगे देखिए, उसी संव्यवहार के भाग रूप उस संपत्ति के स्वामी को, तो बताइए इस उदाहरण में उस संपत्ति के स्वामी को, तो इस संपत्ति का स्वामी कौन है? ए, कुछ फायदा प्रदत्त करता है, फायदा प्रदत्त करता है, यानी कि कुछ बेनिफिट देता है। तो बताइए बी ने सी को ये मकान अंतरित करने की कल्पना की, और इसके स्वरूप किसको फायदा पहुंचाया? उसी संव्यवहार के भाग रूप में किसको? ए को। कितना फायदा पहुंचा के दिया? 1000। अब इसमें कोई इतने तक में समस्या हो तो बताइए, क्योंकि अब आगे नियम चलेगा, तमाम नियम कायदे हैं, इतना कम से कम शुरुआती दौर में आना ही चाहिए। अगला शब्द देखिए, वहां ऐसे स्वामी को निर्वाचन करना होगा, चयन करना होगा, चुनना होगा। तो चयन आपको किसको करना है? स्वामी को। तो फिर इस उदाहरण में बताते रहिए स्वामी कौन है? ए, तो चयन किसको करना है? अब क्या चयन करना है, हाँ या ना? अब अगला शब्द देखिए, ऐसे स्वामी को निर्वाचन करना होगा कि वह या तो ऐसे अंतरण को पुष्ट करे, तो पहले पुष्ट कराइए, यानी कि बी दस्तावेज ले गया, उसी दस्तावेज के भाग स्वरूप ए को कितना पैसा दिया है? 1000। तो और कह रहा है कि साइन कर दीजिए, तो ए के पास विकल्प मौजूद है, या तो ए उसको स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले मतलब क्या कर दे? ओके कर दे, पुष्ट कर दे, समर्थन कर दे, और पैसा रख ले। समर्थन का मतलब ये हुआ 1000 रख ले और उस दस्तावेज पर क्या कर दे? साइन। तो आप लोग बताइए, अगर ए रजामंद हो गया तो जो बी की कल्पना थी वह कल्पना रह जाएगी कि साकार हो जाएगी? साकार। और कौन संपत्ति पालेगा? अब सी। आपका पहला उसके पास विकल्प है कि पुष्ट करे, मैंने साइन कर दे, और फायदा क्या कर ले? रख ले। बेयर एक्ट में अगली बात देखिए, अभी पुष्ट करे या उससे विसम्मत हो। विसम्मत हो का मतलब ये हुआ, क्या हुआ विसम्मत हो मतलब? एक तो पुष्ट कर दिया, और दूसरा क्या कर सकता है? उसके पास विकल्प है, चयन है। विसम्मत मतलब क्या हुआ? इनकार। इनकार कर दे, डिनाई कर दे, तो यही इनकारी में ही समझना है। अब आइए पुष्ट हटा दीजिए, पुष्ट कर दिया तो आगे मामला बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि
या तो ए के पास दूसरा ऑप्शन है कि वह विसम्मत फैसला ले, यानी कि साइन करने से क्या करे, इनकार। तो जब साइन करने से इनकार करता है तब आपका ए के पास, अब देखिए क्या क्या पहुंच चुका है, 1,000 रुपया पहुंच चुका है और क्या पहुंचा है, विले। तो जब साइन करने से इनकार करे तो 1,000 रुपया किसको वापस कर दे, बी को। और बी अगर मर जाता है इसी बीच तो उसके विधिक प्रतिनिधि को करे। तो विधिक प्रतिनिधि बताइए, आपका सीपीसी में अभी बताया गया, कहाँ परिभाषित है, 2LM। तो बी मर गया तो किसको पैसा वापस होगा, और ए मर गया तो कौन वापस करेंगे, ए के विधिक। अभी मर गया तो किसको होगा। तो अब अगला शब्द देखिए, तब सही बता रहे हैं, लेकिन इसको बेरेट की भाषा से हमें चलना है, एक एक शब्दों को, कठिन है थोड़ा। आपका सबसे फिर बता दिया जाए, लंबी धारा है, एक दिन में नहीं समाप्त होती। आपका लंबी धारा है, एक एक शब्दों को आपको अच्छे से मथना है। रट सकते हैं, लेकिन समझने के लिए जो मैं बता रहा हूँ, एक उदाहरण बना दिया हूँ, एक एक शब्दों को हम क्या कर रहे हैं, उसी उदाहरण पर सेट कर रहे हैं। अगला देखिए, उससे विसम्मत हो और पश्चात कथित दशा में। तो आप लोग खुद बताइए, पहले की दो दशाएं दी गई हैं, या तो पुष्ट करे या विसम्मत हो। तो ये जो हम बता रहे हैं आगे, पश्चात कथित दशा में, यानी कि पुष्ट करने की दशा में कि इनकार करने की दशा में। तो बाद वाली दशा कौन लिखी गई है, आप खुद बताइए, पुष्ट करना कि इनकार, इनकार। तो पश्चात कथित दशा में मतलब क्या, जब वह विसम्मत फैसला ले, यानी कि विलेख पर साइन करने से क्या करे, इनकार। पश्चात कथित दशा में वह ऐसे प्रदत्त फायदे का त्याग करेगा। तो उदाहरण में बता दीजिए, ए ने कितना फायदा पाया था बी से, 1,000। तो अगर इनकार कर देता है विलेख पर साइन करने से तो फायदा रख लेगा कि फायदा वापस करना होगा। तो ऐसे फायदे का त्याग करेगा, त्याग करेगा मतलब छोड़ देगा, छोड़ देगा मतलब पानी में नहीं बहवा देगा, लौटाना पड़ेगा। इसी को कहते हैं मीठा मीठा हब हब और तीखा तीखा थू थू, ये नहीं चलेगा। यानी कि आप साइन भी नहीं कर रहे हैं और पैसा भी क्या किए हैं, रखे हैं, ये कानून नहीं चलने देगा। जब साइन नहीं किए तो फायदा का क्या करिए, त्याग। अगला शब्द देखिए, और इस प्रकार त्यक्त फायदा। तो बताइए, त्यक्त फायदा मतलब त्यागा गया फायदा, छोड़ा गया फायदा। तो कितना फायदा ए ने छोड़ दिया है, 1,000। इस प्रकार त्यक्त फायदा अंतरक या उसके प्रतिनिधि को ऐसे प्रवर्तित हो जाएगा। अब आइए, आपका जो 1,000 रुपया है, ये ए को छोड़ना पड़ेगा, और जब ए छोड़ेगा तो किसको प्रवर्तित हो जाएगा, किसको वापस हो जाएगा, अंतरक को। बताइए अंतरक इसमें कौन था, बी, अंतरक को, या अंतरक के विधिक प्रतिनिधियों को, हित प्रतिनिधियों को। तो अंतरक के विधिक प्रतिनिधियों को 1,000 कब वापस किया जाएगा, जब अंतरक मर गया हो कि जिंदा हो। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 1,000 रुपया एक किसको वापस करेगा, बी को। लेकिन अगर इसी बीच भी ऊपर पहुंच जाए तब किसको वापस करेगा, ए, बी के किसको, हाँ, विधिक प्रतिनिधि या हित प्रतिनिधि। फिर याद रखिए किसको वापस होगा। अब यहाँ एक और नियम बना लीजिए, अगर ए मर गया, अगर ए मर गया तब क्या होगा। अभी 1,000 तो वापस नहीं किया, तो ए के जो हित प्रतिनिधि हैं या विधिक प्रतिनिधि हैं, वह 1,000 रुपया किसको वापस करेंगे, बी को। और बी भी मर गया है तो किसको वापस करेंगे, बी के हित प्रतिनिधि। इसमें कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो बेहतर की अगली भाषा देखिए। फिर एक बार हम इसको बता रहे हैं,
और इस प्रकार त्यक्त फायदा, त्यक्त मने त्यागा गया, छोड़ा गया, 1000 ए ने छोड़ा है जो लिया था। अंतरक, अंतरक मतलब बी को या उसके प्रतिनिधि को, यानी कि प्रतिनिधि मतलब मर गया है तो उसके विधिक प्रतिनिधि को ऐसे प्रतिवर्तित हो जाएगा। प्रतिवर्तित मतलब रिटर्न हो जाएगा, वापस हो जाएगा। ऐसे वापस हो जाएगा मानो वह व्यनित ही नहीं हुआ था। यानी कि इसका मतलब ये हुआ बेचारे भी ने जो कल मानो कि वह व्यनित ही नहीं हुआ था, यानी कि ये कल्पना कर ली जाएगी कि बी ने सी को बयान नहीं किया था। यानी कि इसका मतलब कि बी ने कोई विलेख ही नहीं लिखा था। मानो, मानो का मतलब क्या हुआ, बार बार आपका सीपीसी से बताया जा रहा है। जहाँ मानो आ जाए, समझो आ जाए, इंग्लिश में डीम्ड कहते हैं। डीम्ड मतलब मानद, यानी कि ये मान लिया जाएगा कि बी ने कोई दस्तावेज लिखा नहीं। लेकिन ये कब, जब फायदा ए द्वारा बी को क्या किया जाए, वापस कर दिया गया हो कि न किया गया हो। हाँ, कर दिया गया हो, न किया गया हो तो आगे मामला बढ़ेगा। अगर ए नहीं लौटाता तो आगे पंचौरा तो करना ही है पूरा। फिर एक बार देखिए, जब ए अगर साइन कर दे तो मामला वहीं खत्म। ए पैसा वापस कर देता तो बेयर एक्ट में वही मामला क्या हो जाता, और मान लिया जाता कि बी ने कोई ट्रांसफर ही नहीं किया, कल्पना ही नहीं की। ये बेयर एक्ट कहता है कि मानो कोई ऐसा संव्यवहार ही नहीं किया गया था, लेकिन कब, फिर याद रखिए, जब ए द्वारा या ए के प्रतिनिधि द्वारा बी को, यानी कि अंतरक को या इसके प्रतिनिधियों को पैसा 1000 क्या कर दिया गया, वापस। लेकिन दिक्कत तब आएगी जब ए वापस किया है कि नहीं किया है। नहीं किया है तो आगे बेरक बचा है बहुत लंबा। अगला देखिए बेरक की भाषा। तथापि, तथापि का मतलब ये हुआ फिर भी, यानी कि इसका मतलब तथापि हुआ फिर भी। अब देखिए, जहाँ की अंतरण अनुग्राहिक है और अंतरक निर्वाचन किए जाने से पहले मर गया है या नवीन अंतरण करने के लिए असमर्थ हो गया है। अब यहीं आपको दिमाग में बैठाना है। जो कठिन आपका प्रावधान है, थोड़ा जो समझने में कठिनाई आती है, यही आपका आता है। अब बी पर लेकर चलिए। बी ने जो सी को ट्रांसफर करने की कल्पना की थी, आपका, अब इसमें दो भाग में हम बांट लेते हैं। पहला भाग हम ये देखेंगे कि बी ने सी को जो संपत्ति अंतरण की कल्पना की थी, सी से कोई प्रतिफल नहीं लिया था, यानी कि सी को कैसे दिया था, फ्री में, और अपने पास से किसको 1000 दे दिया था, ए को। यानी कि इसका मतलब हुआ कि अंतरक ने अंतरिति को, यानी कि बी ने सी को जो ये संपत्ति आपका ट्रांसफर करने की कल्पना की थी, तो अंतरिति को निःशुल्क, निःशुल्क मतलब अनुग्रहिक, अनुग्रहिक ना समझ में आया तो लिखिए, अनुग्रहिक जो शब्द आया है, न आए तो बेरक पर लिख लीजिए निःशुल्क। निःशुल्क मतलब फ्री में, बेरक की भाषा थोड़ा समझिए, कठिन है इसमें। अनुग्रहिक मतलब निःशुल्क, निःशुल्क मतलब क्या हुआ, फ्री में। इसका मतलब ये हुआ कि बी ने सी को वह मकान बेचने, मैंने कल्पना तो अंतरित करने की थी, लेकिन सी से कोई पैसा लिया था कि नहीं लिया था, नहीं लिया था। तो बताइए किस संव्यवहार में पैसा नहीं लिया जाता, हक दे दिया जाता है, तो अभी हमने बताया था कौन, दान। यानी कि बी ने सी को दान में वह संपत्ति देने की कल्पना की थी, लेकिन ए को कितना फायदा पहुंचाया था, 1000। अब आइए दूसरा ये हो सकता है कि बी ने
सी से पैसा लिया हो, तो पैसा लिया हो तो भाई कितना पैसा, कुछ तो पैसा दिलवाइए। यानी कि सी ने बी को कितना धन दिया है, 800। इसी में अंतर आएगा। अगर सी ने फ्री में ये लिया है मकान बी से, तब अलग नियम चलेगा। और अगर आपका पैसा दिया है तो अलग नियम चलेगा। यही थोड़ा दिमाग में बैठाना है। अब बेयर एक्ट की लास्ट भाषा देखें, क्योंकि संविधान भी पढ़ाना है भाई, समय का ध्यान भी रखना है। जहाँ की, फिर एक बार बेयर देखिए, सबसे कठिन प्रावधान है, थोड़ा सतर्क रहना है। जहाँ की अंतरण अनुग्राहिक है। अनुग्राहिक मतलब क्या बताया गया, फ्री। फ्री किस संव्यवहार में फ्री होता है, फ्री का चंदन घसा रघुनंदन, तो किस में होता है, दान में। दान आपका फ्री में दिया जाता है, तो एक संव्यवहार मिला ही बा या दान। जहाँ की अंतरण अनुग्रहिक है और अंतरक निर्वाचन किए जाने से पहले मर गया है या नवीन अंतरण करने के लिए असमर्थ हो गया है। यानी कि पहले फ्री में बी ने सी को दिया था और निर्वाचन करने से पहले, निर्वाचन का मतलब ए द्वारा चयन करने से पहले बी क्या हो जाता है, बी या तो मर गया है या पागल हो गया। पागल हो गया मतलब कि नवीन अंतरण करने में क्या हो गया है, असमर्थ हो गया है। ये पहला नियम। अभी देखिए दूसरा। और उन सब दशाओं में जिसमें अंतरण प्रतिफलार्थ है। प्रतिफलार्थ मतलब कैसे किया गया था, क्या लेकर, यानी कि सी से कितना लिया था बी, 800, और तब सी को क्या किया था, अंतरण। तो फिर याद रखिए, आपका या तो फ्री में किया हो या क्या लेकर किया हो, पैसा। अगर फ्री में किया है बी तो आपका नियम अलग चलेगा। देखिए, प्रतिफलार्थ है निराश अंतरिति। तो बताइए शब्द, जो शब्द यूज किया निराश अंतरिति, तो कौन अंतरिति है इसमें, सी। बेचारा निराश हो गया। क्यों निराश हो गया, अब कल बताया जाएगा भाई, क्योंकि अब बेचारा बना के अब कुछ पैसा वैसा दिलवाया जाएगा ना। भाई निराश हो गया, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ क्या लेगा। मैंने कि कल इसको आगे और बढ़ाएंगे। इसी मैंने फिर एक बार उदाहरण यही बताएंगे, यही उदाहरण अंत तक चलता रहेगा। यानी कि कल पूरा समय इसको पढ़ाने में लग जाएगा, उसके बाद तो फिर 5 धारा एक दिन में। तो अभी 10 मिनट बाद भाई संविधान चलेगा। संविधान भले 45 मिनट ही चले, चलता रहे। तो 10 मिनट ही ब्रेक है, ज्यादा नहीं। संविधान में भी काफी महत्वपूर्ण